हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूरोप में किस प्रकार मानवतावाद ने जन्म लिया और लोग किस प्रकार वैज्ञानिक सोच की ओर आकर्षित हुए, और पुनर्जागरण क्या है, ये इटली में ही क्यों शुरुआत हुई इसकी। तो आइए समझते हैं इन्हें। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी 14वीं सदी में यूरोप में आए परिवर्तन। तो 14वीं सदी में कौन कौन से यूरोप में परिवर्तन आए, इसे हम जानेंगे। तो पहला परिवर्तन ये था कि यूरोप के जितने भी देश थे, सभी देशों में 14वीं सदी के बाद से जो नगरों की जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी। लोग जो है नगरों में आके बसने लगे थे और वहाँ पर बसने लगे थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे नगरीय संस्कृति का जो है विकास होने लगा। इन्हीं नगरों में से कुछ प्रमुख नगर भी थे जिनका नाम फ्लोरेंस, वेनिस और रोम थे। ये नगर काफ़ी ज़्यादा प्रमुख नगर थे। ये इसलिए प्रमुख थे क्योंकि ये ज्ञान और कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे, और नगरों को राजाओं और चर्चों से कुछ स्वायत्ता भी प्राप्त थी। स्वायत्ता मतलब होता है आज़ादी। थोड़ी सी आज़ादी भी राजाओं से और चर्चों से प्राप्त थी। ठीक है, मुद्रण मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के आविष्कार हो जाने से लोगों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी। लोग जो है उन पुस्तकों को पढ़ते थे और समझते थे, जिससे उनका ज्ञान का विकास हुआ। और लोग जो है अपनी आधुनिक विश्व की तुलना जो है यूनान और रोमन के प्राचीन विश्व से करने लगे थे, क्योंकि वो ज़्यादा किताबें पढ़ने से उनका जो दिमाग का विकास होने लगा था। ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ है, अतः लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान और रोम प्राचीन विश्व से करने लगे थे। और उस समय की बात है, उस समय जो है सभी लोगों को, हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकता था। इसके लिए उसकी पूर्ण स्वतंत्रता थी। ठीक है, लोग जो है धार्मिक अंधविश्वासों से हटकर वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है, चर्चों ने पहले ये माना था, चर्चों ने ये बताया था लोगों को कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो चर्च है। लेकिन वैज्ञानिकों ने किताबें पढ़ी, उन्होंने समझ विकसित की और उन्होंने ये पता लगाया कि जो चर्च ने कहा है ये गलत है, और उन्होंने इसको गलत सिद्ध किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने रेनेसा जो है इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है, आप यहाँ पर देख लिए, पुनर्जागरण। पुनर् मतलब होता है फिर से, ठीक है, और जागरण मतलब होता है जागना। ठीक है, फिर से जागना। तो इस शब्द का प्रयोग किया, और इस शब्द का प्रयोग उन्होंने उस समय की सांस्कृतिक बदलावों को बताने के लिए किया था। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा इटली के नगरों का पुनरुत्थान। यानी इटली के नगरों का उत्थान तो हो चुका था, लेकिन अब ये दोबारा से पुनरुत्थान होने जा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आई थी। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो चुका था। ठीक है, इस समय कोई भी एकीकृत सरकार यहाँ पर नहीं थी। पोप आप जानते हैं, पोप जो है पूरे विश्व में एक ही होता हैगा। ठीक है, जो कि रोम में बैठता था, और आप जानते हैं रोम जो है इटली की राजधानी हैगी वर्तमान में। तो यही पोप जो था ये ईसाई धर्म का गुरु होता था, और यही सभी ईसाइयों को जो है उपदेश दिया करता था। इसी के उपदेश के अनुसार लोग काम किया करते थे। ठीक है, तो रोम का पोप अपने राज्यों में बेशक सार्वभौम था, परंतु पूरे यूरोप की राजनीति में इतना बड़ा मजबूत नहीं था। काफ़ी समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे, और जो लातिनी चर्च थे उनके नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। ठीक है, पूर्वी यूरोप से बाइजेंटाइन साम्राज्य, आपने बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिछले चैप्टर में। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य में जो है उसके शासनकाल में परिवर्तन आना शुरू हो गया था, और इस काल में जो है यूरोप में ईसाई धर्म जो है इसका प्रसार होने लगा था। ईसाई धर्म को लोग मानने लगे थे, और ये जो है काफ़ी इसका विस्तार होने शुरू हो गया था यूरोप में। इटली कमज़ोर होने के कारण ये कई टुकड़ों में बटा हुआ था। आप जानते हैं इटली जो है ये ऐसे हैगी, यूरोप की एक कंट्री हैगी, ये जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय कमज़ोर थी, इसलिए ये कई भागों में, कई खंडों में ये बटी हुई थी। ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। अब इटली जो था, आप जानते हैं इटली जो है यूरोप का एक ऐसी कंट्री हैगी जो कि तीनों तरफ से, यहाँ से भी, नीचे से भी और यहाँ से भी, ये समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी बंदरगाह थे उनका विकास हुआ, और उनका जो है पुनर्जीवित हुए वो। ठीक है, नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस जो है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है इटली के प्रमुख नगर थे।
ठीक है। ये जो है गणराज्य थे। गणराज्य मतलब इनका जो रिप्रेजेंट था वो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था, और जितने भी बाकी जो नगर थे उन्हें दरबारी नगर कहा जाता था, जिन्हें चलाते थे राजकुमार। ठीक है। सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला था वेनिस और दूसरा था जिनेवा। ठीक है। यह अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग था। वेनिस और जिनेवा ये जो है अन्य क्षेत्रों से काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो धर्माधिकारी थे और सामंत की जो शक्तियाँ थी वो यहाँ पर नहीं थी। अगला हेडिंग है हमारा विश्वविद्यालय और मानवतावाद। ठीक है। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय, इसमें हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय की यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय थे वो इटली में ही शुरू हुए थे। ठीक है। इटली इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस चैप्टर में हम इटली के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में ही स्थापित हुए थे। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया ये दो विश्वविद्यालय थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र मतलब होता है विधि शास्त्र मतलब होता है, विधि मतलब होता है कानून, और शास्त्र मतलब होता है उसका अध्ययन। ठीक है। विधि शास्त्र का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता था। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि व्यापार और वाणिज्यों के कारण वकीलों और नोटरियों की ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है। क्योंकि यही नियम बनाते थे और इन्हें लागू करते थे और इनकी व्याख्या करते थे, और जितने भी समझौते होते थे वो यही लोग करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। ठीक है। इसके बिना यही कारण है कि कानून का अध्ययन जो है एक काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय विषय बन गया था। ठीक है। कानून के अध्ययन से यह परिवर्तन आया कि हमें रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। इसे जो है रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा कानून के अध्ययन के द्वारा। ठीक है। और इसका जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था फ्रांचेस्को पेट्रार्क। ये जो था ये फ्लोरेंस का निवासी था। ठीक है। ये फ्लोरेंस में रहता था। ठीक है। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। ठीक है। आप मानवतावाद समझ गए होंगे कि कानून का अध्ययन होने लगा था, और इससे जो है रोमन संस्कृति के संदर्भ में इसे पढ़ा जाने लगा था, जिसका जो नेतृत्व है वो फ्रांचेस्को पेट्रार्क द्वारा किया गया था, और इसी को जो है इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। बेसिकली मानवतावाद का मतलब होता है कि मानव के बारे में ही पूरी तरह से डिटेल में उसको जानना, मानव जो है खुश रहना, मानव का खुश रहना, उसके बारे में ही जानना, वर्तमान को ही मतलब अपना सब कुछ मानना। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशक में मानवतावादी उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो कि व्याकरण पढ़ाते थे, जो अलंकार शास्त्र थे, जो कविताएं लिखते थे। ठीक है। जो इतिहास पढ़ाते थे, जो नीति शास्त्र पढ़ाते थे, यानी राजनीतिक विज्ञान, सोशल साइंस। ठीक है। इनके विषय पढ़ाते थे, उन्हें सबसे पहले मानवतावादी कहा गया था। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो फ्रांचेस्को पेट्रार्क ये जो है फ्लोरेंस के निवासी थे, और अब देखते हैं कि ये फ्लोरेंस के जो निवासी थे, ये फ्लोरेंस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर क्यों बन गया था इटली का, तो इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो मानवतावादी विचारकों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है। और इनमें से एक जो नया स्थापित विश्वविद्यालय था जिसका नाम था फ्लोरेंस। ठीक है। जो कि फ्रांचेस्को पोटाक का निवास स्थान था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांचेस्को पोटाक जो थे वो फ्लोरेंस के थे। ठीक है। 13वीं सदी के अंत तक शिक्षा और व्यापार में कुछ खास तरक्की नहीं हो पाई। ठीक है। लेकिन 15वीं सदी में खूब परिवर्तन हुआ। फ्लोरेंस जो था वो इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस नगर का काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था। ठीक है। यहाँ पर कलात्मक कृतियाँ मतलब होता है बुक्स, कृतियाँ मतलब होती है बुक्स। ठीक है। तो कलात्मक कृतियों का केंद्र बन चुका था ये फ्लोरेंस। ठीक है। अब फ्लोरेंस की प्रसिद्धि के लिए दो लोगों का बड़ा योगदान था। अब कौन कौन से दो लोग थे? एक था दांते और एक था कलाकार जीटो। ठीक है। तो जो दांते थे इनका टाइम पीरियड भी मैंने लिख रखा है। इनका संबंध जो है धार्मिक संप्रदायों से नहीं था। ठीक है। ये धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कई विषय अपने धार्मिक संप्रदायों पर ही लिखे। इन्होंने जितनी बुकें लिखी वो धार्मिक संप्रदायों के ऊपर ही लिखी थी। ठीक है। अगला हैगा हमारा कलाकार जोटो जो था ये एक कलाकार था, यानी कि एक पेंटिंग बनाया करता था, और ये इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता था कि लोगों को लगता था कि ये पेंटिंग जो है रियल है, ये चलचित्र की तरह बनाता था, जैसे ये जो है जीता जाता रूप चित्र बनाते थे। ठीक है।
तो अगली हमारी हेडिंग है ये पुनर्जागरण। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण, इसे इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या हैगा? तो पुनर्जागरण का मतलब होता हैगा, इतिहास में पुनर्जागरण का मतलब जो था वो पुनर्जन्म भी इसे कह सकते हैं, पुनर्जागृत भी कह सकते हैं, पुनरुत्थान भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। पुनर्जागरण यानी फिर से जागना, ठीक है। तो इसे जो है पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृत, पुनरुत्थान आदि के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। इंग्लिश में इसे जो है रेनेसा कहा गया, ठीक है। जो फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द से निकला हुआ था, जिसका मतलब होता है फिर से जागना, ठीक है। पुनर्जागरण काल को 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच के काल को माना जाता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 14वीं सदी से 16वीं सदी तक था, ठीक है। और आधुनिक युग का आरंभ भी पुनर्जागरण को ही माना जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे रेनेसा व्यक्ति के बारे में, ये रेनेसा व्यक्ति होते क्या कौन हैंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैंगे कि रेनेसा व्यक्ति कौन होते हैंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैंगे जिनकी कई रुचियाँ हो और कई उनके हुनर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप उसे डेली लाइफ में, जैसे कोई आदमी हैगा, ठीक है, उसकी कई चीज़ों में रुचि हो सकती है कि क्या पता वो एक्टर भी हो, सिंगर भी हो। तो ऐसे ही जिसके बहुत सारी रुचियाँ हो और बहुत सारे हुनर हो, ठीक है। तो पुनर्जागरण काल में भी ऐसे बहुत से महान लोग हुए जिनके कई रुचियाँ थी, जिनकी कई हुनर थे, ठीक है। उन व्यक्तियों को क्या नाम दिया गया? उन व्यक्तियों को रेनेसा कहा गया, ठीक है। अब ये रेनेसा, ये जो हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण, इसकी क्या क्या विशेषता हैंगी इनको जान लेते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली विशेषता ये हैगी कि इससे क्या हुआ, रेनेसा पुनर्जागरण से क्या हुआ, लोक भाषा और जो राष्ट्रीय भाषा था उसका विकास होने लगा, ठीक है। पुनर्जागरण के पहले केंद्र के रूप में इटली के शहर उभरे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इटली के शहरों का विकास हुआ। वास्तुकला, ठीक है, कला और साहित्य का भी विकास हुआ पुनर्जागरण से। एक नई शैली प्रस्तुत हुई, ठीक है। और नए शहर जो थे वो अस्तित्व में आए थे। भौगोलिक खोज का विकास होने लगा था। लोग जो है दूसरी दूसरी जगहों पे जाने लगे थे और जो स्थान थे उन इन स्थानों की खोज करने लगे थे, ठीक है। मानवतावाद, स्वतंत्र सोच और तर्क का उभार होने लगा था। लोग जो है अपने सोचों को अब रख सकते थे। लोग जो है अब जागृत हो चुके थे। वो अपने सोच के लिए जो है पूरी तरह से स्वतंत्र थे। पुरुष अपने दृष्टिकोण में तर्कसंगत और वैज्ञानिक हो चुका था। अब यहाँ पर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ चुका था इस काल में, ठीक है। और क्या हुआ, पुनर्जागरण ने लोगों को बोलचाल की भाषा को गरिमा और सम्मान दिया। लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी उस भाषा को गरिमा दिया गया और सम्मान दिया गया पुनर्जागरण काल में, ठीक है। इससे ये परिवर्तन आया और इसकी ये विशेषता भी है कि प्रतिभा का विकास हुआ। अंधविश्वास, रूढ़िवादी और चर्चों के द्वारा जो बंधन थे, जो कि आडंबर जो थे, उनका जो है खंडन हुआ और लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया है पुनर्जागरण के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण क्या थे, क्यों ये हुआ पुनर्जागरण, क्यों हुआ ये, क्यों आया ये इटली में, क्यों आया ये यूरोप कंट्री में। तो इसका पहला कारण था धर्म युद्ध। आप धर्म युद्ध के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि जो धर्म युद्ध हुआ था ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये जो है धर्म युद्ध 3 बार लड़े गए थे। ये जो है 11वीं सदी से 13वीं सदी तक चलने वाला ये महान युद्ध था जो कि धर्म के नाम पे लड़ा गया था। इसने जो है पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण कारण बना ये भी। दूसरा कारण हैगा कुस्तुनतुनिया का पतन, ठीक है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वहाँ के तुर्कों पर वहाँ पर कब्जा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्कों का कब्जा हो गया। अब वहाँ के जितने भी विद्वान थे, साहित्यकार थे, वो उनसे बचने के लिए इटली में जा बसे, ठीक है। तो इटली में जा बसे तो इससे क्या हुआ, जो कला, संस्कृति, साहित्य, इसका जो है विस्तार हुआ, जिसने पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो अगला कारण हैगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जो उस समय जो व्यापार हुआ करता था, तो उसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पुनर्जागरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिससे संस्कृतियों का और भी चीज़ों का विकास होने लगा था,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत के तथा अन्य देशों के रास्ते से पहुंचने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति आई, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था पुनर्जागरण के उत्थान के। फिर अगला आएगा मंगोलों का उदय। आप जानते होंगे कि जो मंगोल नेता था जिसका नाम था कुबई खान। कुबई खान जो था ये मंगोल नेता था। आपने इसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, मंगोल चंगेज़ खान के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो 13वीं शताब्दी में जो मंगोल नेता था कुबई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, इसने जितने भी विश्व में जितने भी साहित्यकार हैं, विद्वान हैंगे, धर्म प्रचारक हैंगे, राजदूत हैं, उन सबको जो है अपने दरबार में बुलाया और उन्हें संरक्षण दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनके ज्ञान और कला का जो है विकास होने लगा, जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कारण हैगा कागज़ और मुद्रण कला का आविष्कार। अब कागज़ और प्रिंटिंग के आविष्कार से भी क्या हुआ, लोग जो है ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने लगे, जिससे लोगों को ज़्यादा नॉलेज हुई। ज़्यादा नॉलेज हो गई तो वो सही गलत में फ़र्क समझने लगे और उन्होंने जो है ये अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पुनर्जागरण के विकास में कागज़ और मुद्रण कला के आविष्कार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आविष्कार से अनेक पुस्तकें छपी, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता था और अपने ज्ञान और कला का विकास कर सकता था, ठीक है। इससे जो है ज्ञान का, कला और ग्रंथों का विकास हुआ। अगला कारण हैगा भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज यानी कि जो व्यापारी होते थे वो एक जगहों की खोज करते थे, ठीक है। इसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा मार्को पोलो, कोलंबस का नाम सुना होगा, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। कोलंबस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कोलंबस था वो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो जो है दूसरी दिशा की ओर निकला था। उसने सोचा था कि भारत तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और वो जो है यूरोप में रहता था। तो जो कोलंबस था उसने सोचा कि यहाँ से जाने की बजाय हम यहाँ से जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से जाने पर उसे जो है अमेरिका मिला। तो उसने समझा कि हमने जो है इंडियन को खोज लिया है, और अमेरिका के लोगों को उन्होंने इंडियन नाम दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अमेरिकन थे, ठीक है। वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये कुछ प्रसिद्ध यात्री थे जिन्होंने भारत, चीन और अन्य देशों के जलमार्गों की खोज की थी, ठीक है। इससे जो है जलमार्गों के व्यापार का विकास होने लगा था। अगला कारण हैगा मानवतावाद का प्रचार, ठीक है। मानवतावादी व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति होते हैंगे, जो कि धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल तर्क पर विश्वास रखते हैंगे, ठीक है। मानवतावाद के प्रचार के कारण लोगों की रुचियाँ अंधविश्वासों से कम होने लगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर लोग बढ़ने लगे थे, जिससे भी क्या हुआ, तो पुनर्जागरण का विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। अब विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई, जिससे क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम, जो कि पुराने कोपरनिकस, ठीक है, गैलीलियो जिसने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है। ये कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो कि जिनके आविष्कारों ने जो है पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने जो है क्या किया, जो पुरानी रीति रिवाज थे, जो पुराने अंधविश्वास थे, उनको ख़त्म किया और उन्हें बताया, लोगों को बताया कि ये जो है गलत है, इसे गलत सिद्ध किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर लोगों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।